हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पहला चैप्टर है उसको अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से लर्न कर लिया होगा। मैंने कोशिश करी कि ऑल कीवर्ड्स के साथ जितने भी उसके अंदर क्लास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर डेट्स इवेंट हैं वो सब कुछ कवर किया। आज इसी तरीके से जो सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो मैं पूरा का पूरा कवर करूंगा। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसको अच्छे से याद करके आना, लर्न करके आना। आप में से काफी बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दीजिए, तो मैं क्लास उस पर काम कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि अलग से आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। बाकी इस चैप्टर में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 कहने का मतलब क्या है, हमने अभी तक क्या देखा, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंस मिलने से पहले तक का समय हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1950 से लेकर 1990 तक सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ में रखी। हमारी गवर्नमेंट के पास सत्ता आई और उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम लोग देश को चलाएंगे, और 1950 से 1990 में सरकार ने सारी चीजों को अपने अंडर लिया। तो क्या क्या चीजें हुई वो पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस देर इज नीड टू रिकंस्ट्रक्ट द इंडियन इकोनॉमी। इसका पुनर्निर्माण, एक नया ढांचा तैयार करना इंडियन इकोनॉमी का। देयरफॉर द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टू डिसाइड द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। यानी हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा जो हमारी कंट्री पे उस टाइम पे बेस्ट सूट कर रहा होगा। इसके लिए क्लास इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑन द इकोनॉमी आर सॉल्व। अगर मैं सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करूं, इन सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो सबसे पहला जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। देश में किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा और किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन कैसे होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाएगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस कि आपके कस्टमर कौन होंगे, रिच सेक्शन के लिए सामान बना रहे हो या पुअर सेक्शन के लिए सामान बना रहे हो। तो दीज थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अब इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा उस चीज का प्लान होना था 1950 से लेकर 1990 तक। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो आप सबको पता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिज्म या कैपिटल इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी किसको कहते हैं, ये वो इकोनॉमी है जहां पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इफ दीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। अगर प्राइवेट प्रोड्यूसर्स डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है, किसके लिए बनाना है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप सबको पता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना होता है। तो वो जब भी डिसाइड करेंगे क्या सामान बनाना है, किसके लिए बनाना है, कौन से टेक्निक का यूज करना है, उनके दिमाग का जो मेन मोटो रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसको बोलते हैं कैपिटल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म। लेकिन जब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सरकार का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशलिज्म या फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी। और इन दोनों का जो मिक्स्ड होता है उसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी, जहां पे द डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रोड्यूसर्स बोथ। यानी कि सरकार और जो कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रोड्यूसर से सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑप्टिमम प्रॉफिट कमाना है प्लस साथ में सोशल वेलफेयर करना है। तो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे दिस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस सॉल्व बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने एक क्लास सबसे अच्छा स्टेप लिया। 1951 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। मतलब प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हो गया 1950 में, क्लास इन्होंने स्टार्ट करना चालू कर दिया और पहला प्लान 51 से आ गया।
इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। अब इनका मेन क्या था कि जो कंट्री की रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से यूज करें फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द ओवरऑल कंट्री। पूरी कंट्री का जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है इन ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में किस तरीके से एक्टिविटी करेंगे डेवलपमेंट की, पूरे देश को कैसे विकास करेंगे, देश के लोगों का किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उससे, उसके लिए इन्होंने प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया। ध्यान रखना क्लास, टू मेक द इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप 1950 में, 51 में पहला प्लान आ गया था, 1950 में इन्होंने क्लास एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया जिसमें इन्होंने 5-5 साल की फिक्स पीरियड की प्लानिंग करना चालू कर दिया, जिसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान, हिंदी में बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। 1950 में सरकार ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन का गठन किया। 15 मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन को क्लास स्टैब्लिश किया गया। नेहरू जी जो थे क्लास प्राइम मिनिस्टर थे, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को ही चेयरमैन बनाया गया प्लानिंग कमीशन का। आज भी क्लास प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर ही है। हालांकि प्लानिंग कमीशन को क्लास रिप्लेस किसने कर दिया आज की डेट पे, नीति आयोग ने, पढ़ेंगे आगे चल के। यहां से एक डेटा मिल गया, 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होगा उस टाइम पे वो उसका चेयरमैन है। ऑब्जेक्टिव क्या था प्लानिंग कमीशन का, देश को डेवलप करने के लिए, देश की जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों की उसको इंप्रूव करने के लिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। देश के लोगों को रोजगार देने के लिए, प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग रीजन के अंदर, रूरल अर्बन हर जगह प्रोडक्शन को बढ़ाना है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। पहला 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ वो 1951 में लॉन्च हुआ, 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। ऐसे ही प्लान चलते चलते 12 फाइबर प्लान आज तक बने। कितने क्लास, 12। 12वां था, 12 से 12 याद रखना। 12th फाइबर प्लान 2012 से 2017 और इंडिया का लास्ट फाइबर प्लान था। पहला 91 टू 56, 1951 टू 1956 और आखिरी था 2012 टू 2017। ये लास्ट फाइबर प्लान था। आपको पता है जो प्लानिंग चलती थी ना 5-5 साल की, हर 5 साल का एक अपना एम होता था कि देखो ये जो पहला फाइबर प्लान है इसमें हम लोग क्या क्या चीजों पे काम करेंगे, फिर जो अगला 5 ईयर प्लान होगा उसमें हम देश की क्या क्या चीजों पे काम करेंगे, झुग्गियां हटाएंगे, भुखमरी खत्म करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे और या फिर क्लास हम अपने एनवायरनमेंट पे काम करेंगे, वो सारी चीजें थी। तो जब प्लानिंग हुआ ना क्लास, तो 3 साल इसमें ना प्लान हॉलीडे करार दिया गया। देयर आर 3 इयर्स जो प्लान हॉलीडे था। 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये जो 3 साल थे इनको कहा जाता है प्लान हॉलीडे। यानी इन जो 3 साल थे ना क्लास, ड्यू टू मिसरेबल फेलियर ऑफ थर्ड फाइबर प्लान, जो थर्ड फाइबर प्लान था वो फेल हो गया क्लास, वॉर की सिचुएशन बन गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्लास ये जो 3 प्लान है इसको प्लान हॉलीडे कहा जाता है। तो प्लान हॉलीडे याद रखना 1966 से 1969 ये 3 साल प्लान हॉलीडे है। इसमें क्लास कोई काम नहीं हुआ क्योंकि क्लास थर्ड फाइबर प्लान हमारा फेल हो गया था ड्यू टू वॉर सिचुएशन। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब के बीच में तनाव चल रहा था जिसकी वजह से ये हुआ। प्लान विच इज टू बी अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स, कुछ बड़े प्लान होते हैं जो 20 साल में, 5 साल में अचीव नहीं होते, 20 साल में अचीव होते हैं, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। गरीबी हटाना 5 साल में नहीं हो सकता, देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो उसके लिए क्लास जो प्लान बना उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। द प्लान विच इज टू बी अचीव इन 20 इयर्स इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। अच्छा, अब 2015 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन की जगह आ गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति NITA फुल फॉर्म ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ओके, अच्छा, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे जो भी आपने फाइबर प्लान बनाए है ना, जितने भी फाइबर प्लान थे उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे, शॉर्ट में याद करना, जैम्स। बचपन में कभी ना कभी खाया होगा, आप भी खाते हो जैम्स, GEMS। जी फॉर क्या है, ग्रोथ, E फॉर इक्विटी, M फॉर मॉडर्नाइजेशन, S फॉर सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर। अच्छा, अभी जो G फॉर ग्रोथ है इसका मतलब क्या है, फाइबर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी ग्रो करे। अगर देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी ना तो देश के लोगों को भी रोजगार अपने आप ही मिलेगा। अगर फैक्ट्रियां बनेंगी, कारखाने बनेंगे, सड़क बनेगी, बिजली की व्यवस्था होगी, बैंकिंग, स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी की सारे सेक्टर्स अगर ग्रो करेंगे तो इनमें भूत तो काम करेंगे नहीं, इंसान ही काम करेंगे, तो ऑब्वियसली क्लास इंसान को भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मेरे घर के यहाँ सड़क बन जाए, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी आने लगे, मार्केट हो, बैंक्स हो, तो यहाँ पे मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन गांव में जहाँ कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है, कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है,
कुछ भी सही से क्लास मार्केट डेवलप नहीं हुआ तो वहां मैं क्या काम करूंगा, इसीलिए गांव के लोग मूव होकर शहर को आ जाते हैं। तो ग्रोथ का मतलब इकोनॉमी को ग्रो करो, अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। दूसरा, इक्विटी, गरीब अमीर के बीच का फासला खत्म करना है। कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब उसके देश के ज्यादातर लोग ग्रो करें। तो गरीबी अमीर का बीच का फासला जो है वो खत्म करना है, यानी अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूल के गरीबों को बेनिफिट देना है। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। तो जिन लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, स्कूल्स की फैसिलिटी सरकार उनको सरकारी स्कूल्स देती है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है, इवन खाना मिलता है, बुक्स भी मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं। और जहाँ पे लोग हॉस्पिटल की फैसिलिटी अवेल नहीं कर पा रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल की, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल होते हैं। तो ये इक्विटी को एम करने के लिए ही किया गया, ध्यान रखना। मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, हर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन लेके आना है, यानी कि मॉडर्न टेक्निक्स को लेके आना। एजुकेशन सेक्टर हो या फिर क्लास मेडिकल सेक्टर हो, आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है हर एक सेक्टर के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर बुलेट ट्रेन आने वाली है इंडिया के अंदर, इवन मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेजर ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारी दवा बीमारियां जिनका इलाज नहीं हो पाता था वो इलाज हो पा रहा है संभव। रिसर्च, स्पेस रिसर्च में हम काफ़ी अच्छा नाम कर रहे हैं, क्लास इसरो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दिस इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। नॉट ओनली दीज सेक्टर्स, इन एग्रीकल्चर सेक्टर भी HYB सीड्स या मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स लेके आना, ग्रीन मैन्योर बनाना, मैकेनाइज जो है मशीन्स को इंट्रोड्यूस करना एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये सारी चीजें मॉडर्नाइजेशन। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर, एटलीस्ट हम लोग अनाज के ऊपर किसी पे डिपेंड ना रहें, हम लोग इतना ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा सके कि हमें अनाज के लिए किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हमारा खाना पीना हमारे देश के अंदर ही होगा, जिसकी वजह से सस्ता मिलता है। आज तुम्हारे यहाँ पे जो साग सब्जियां मिलती हैं वो सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए किलो के अंदर क्लास आपको ज्यादातर सब्जियां मिल जाती है, 50 रुपीज किलो के अंदर, है ना। एक्सेप्शन जरूर है जो सीजनल नहीं है, बट जो सीजनल चीजें वो 50 रुपीज किलो के अंदर मिल जाते हैं, वो इसलिए कि वो हमारे देश का है। अगर आप ये सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करोगे ना, आप कभी आपके कोई रिलेटिव बाहर रहते हो ना, उनसे पूछना जरा कि वहाँ पे सब्जियां कितनी महंगी हैं, क्योंकि क्लास बाहर से आता है। तो ये हमारे देश में बन रहा है, सस्ता मिल रहा है हमारे देश के लोगों को, तो ये बहुत अच्छी चीज है। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर, अपने देश की चीजें ही हम लोग खरीदें। 1950 से 1990 की बात करें, हमारा जो एग्रीकल्चर का फीचर था वो क्या था? तो सबसे पहला लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जमीन ज्यादा होने के बावजूद भी हमारा जो आउटपुट था वो बहुत कम था। लैंड हमारे पास काफी था लेकिन जो आउटपुट था वो बहुत कम था। दिस इज कॉल्ड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जमीन ज्यादा लेकिन आउटपुट हमारे पास कम है। आउटपुट कम क्यों है? क्योंकि क्लास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर तरीके से मशीन्स हमारे पास नहीं है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमारे पास नहीं है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई हमारे यहाँ बहुत कम होती है, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। मैं 1950 टू 1990 की बात कर रहा हूँ, आज मत बोलना सर आज तो बहुत सारी डिग्री मिलती है। अगला है डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। ज्यादातर किसान बारिश पे डिपेंड थे, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी और बारिश नहीं हुई तो फसल खराब। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिस काम को 4 लोग कर सकते हैं उस काम को 6 लोग कर रहे हैं, जिस काम को 2 लोग कर सकते हैं उस काम को 5 लोग कर रहे हैं। तो ये बीच में जो 3 है ना टाइम पास कर रहे हैं बस, दे आर अनएम्प्लॉयड, हिडन अनएम्प्लॉयड। वो देखने से लग रहा है काम कर रहे हैं बट एक्चुअली वो अगर वो निकल जाए तब भी उतना काम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। चलो मान लेता हूं कि चलो ये 5 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का काम होगा बट 5 लोग कर रहे हैं तो फिर 2 लोग अनएम्प्लॉयड है। दिस इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, 1950 से 1990 तक किसान जो अनाज उगाता था ना अपने लिए, कि अनाज हमें खाना है तो उगाना है, उनका ये पर्पस नहीं था कि इसको आगे बेचना भी है, मार्केटिंग भी करनी है इसकी, ये उनका पर्पस नहीं था। डिपेंडेंसी ऑन सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड टेनेंट, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होते रहते थे, जो लगभग 190 साल तक सरकार ने हमारा खराब किया, ब्रिटिशर्स ने जो हमारा देश खराब किया है वो इंस्टेंटली तो ग्रो होगा नहीं। तो 1950 से 1990 के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो टेनेंट्स के बीच में, यानी किराएदार और किराएदार या फार्मर कह लो, और जिन जो जमीन के मालिक थे जमींदार कह लो, उनके बीच में होती थी। लोगों के पास जमीन थी, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, जमीन तो था लोगों के पास लेकिन स्कैटर्ड प्लेसेस में, अलग अलग जगह जमीन था, तो वो खेती बाड़ी करने 10 जगह नहीं जा सकते। वैसे भी तब जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, सड़क अच्छी नहीं थी, तो लोगों के पास जमीन थी थोड़ी वहाँ, थोड़ी वहाँ, थोड़ी वहाँ, थोड़े दूसरे गांव में, थोड़ा अलग अलग गांव में, थोड़ा अलग गांव में, तो बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए, क्योंकि जमीन जो थी वो स्कैटर्ड प्लेसेस में थी, फ्रैगमेंटेड थी। These are the measures taken by the government to promote एग्रीकल्चर की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। अंग्रेजों ने तो कोई काम नहीं किया, बट हमारे सरकार, हमारी सत्ता आई तो क्लास सरकार ने कुछ डिसीजंस लिए, इसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर बहुत सारी चीज लेके, जमीन की रिगार्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन थे वो चेंज किए गए, एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए। कृषि प्रधान देश है हमारा, तो जितने भी भारत के जो क्लास खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको कैसे ग्रो किया जाए। तो सबसे पहला इन्होंने काम किया बहुत अच्छा, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो ब्रोकर्स थे वो हटा दिए, आप अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करो, खत्म।
आप अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करो, आपके पास जमीन नहीं, आपको जमीन दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। जो जमींदार कल को एक मिडिलमैन की तरह थे ना, उन जमींदारों को हटा दिया, बोला भाई अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करो आप। तो जितने भी इंटरमीडिएट थे, जितने भी मिडिलमैन थे, उन सबको हटा दिया। रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को रेगुलेट कर दिया 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप। अगर आप 30 लाख का क्रॉप उगाते हो तो क्लास 10 लाख रुपए का ही रेंट आप मैक्सिमम रख सकते हो, 20 लाख किसान को देना पड़ेगा। पहले 30 लाख का अनाज उगता था तो 20 लाख किसान को नहीं मिलता था, 20 लाख जमींदार को मिलता था, 10 लाख किसान को मिलता था। आज 30 लाख की जमीन उगाओगे, 10 लाख रुपए मैक्सिमम है जो जमींदार रख सकता है, जमीन का रेंट ले सकता है। उससे ज्यादा रेंट आप नहीं ले सकते, मैक्सिमम रेंट को रेगुलेट कर दिया। लैंड सीलिंग, अगर तुम्हारे पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन है, राजा महाराजाओं की बहुत जमीन छीनी थी क्लास यहाँ सरकार द्वारा। सरकार का बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि अगर तुम्हारे पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन है तो जमीन सरकार एक्वायर कर लेगी। तो आप एक लिमिट तक ही जमीन अपने पास रख सकते हो। हालांकि इसमें काफी लूप होल्स निकाले गए, काफी प्रोटेस्ट किया गया बड़े बड़े जमींदार द्वारा, लेकिन फिर भी कई हद तक क्लास सरकार ने, जिनके पास हद से ज्यादा जमीन थी, वो जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली और जो लैंडलेस लेबर थे उनको देना चालू कर दिया। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, लोगों के पास अलग अलग जगह जमीन थी ना, उन सारी जमीनों को लेके उनको एक ही जगह इकट्ठा बड़ी जमीन देना चालू कर दिया। कोऑपरेटिव फार्मिंग, लोगों से मिलजुल कर खेती बाड़ी करने को कहा गया। किसी के पास कुछ रिसोर्स है, किसी के पास मशीन है, सब लोग एक गांव में लोग मिल बांट के खेती बाड़ी करते थे कि सब लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करना, मशीन्स प्रोवाइड करना, लेबर प्रोवाइड करना। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। ज्यादा लिखना नहीं होता, आपको 3-4 लाइन अपनी भाषा में लिखना है। मेरा अंडरस्टैंडिंग, अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो 12th में और सीयूटी में दोनों में काम आएगा। आई नो इंडियन इकोनॉमी बहुत बोरिंग है, बट यकीन मानो मैं अपने स्लाइड से डिजाइनिंग करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे इमेजेस डाल के उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाई थोड़ी बोरिंग तो होगी ही, रील देखने जितना मजा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 1 घंटे अच्छे से बैठ के पढ़ोगे ना तो यकीन मानो आपके फ्यूचर को अच्छा बना देगा। तो अगर फ्यूचर में कुछ बनना है तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, बोरिंग है फिर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक डिटेल, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप टू एबोलिश इंटरमीडिएट्स और जमींदार्स एंड make tillers the owner of the land. This has been done by view to stopping exploitation. जितना भी शोषण होता था ना जमींदार जो भी शोषण करता था उसको खत्म करना। This leads to increased output बढ़ा, ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर के अंदर। एंड इवन आफ्टर गेटिंग ओनरशिप लैंड, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म। लेकिन जमीन मिलने के बाद भी जो गरीब से गरीब किसान था ना, उसको इसका फायदा जो है वो नहीं देखने को मिला। रेंट को रेगुलेट कर दिया क्लास, ठीक है। कितना रेंट रेगुलेट कर दिया? रेंट जो है जमीन का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। लैंड सीलिंग, फिक्सिंग द लिमिट ऑफ लैंड, जो एक इंसान ओन कर सकता है उसके ऊपर का सरकार ले लेती थी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जो है अलग अलग जगह जमीन थी सबको लेके एक जगह पे दे दिया। और कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या है? इनकरेज किया कंसोलिडेट द गेन, यानी कि सब लोग मिलके काम करोगे ज्यादा फायदा होगा, और अगर छोटे छोटे फार्मर्स को आप अलग कर दोगे तो फायदा नहीं होगा। जो ग्रुप स्टडी करते हैं तो ज्यादा देर तक टिक के बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसी तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग में लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल केरला में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट्स वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स की सरकार ने जो नीति बनाई थी, जो पॉलिसी बनाई थी, कुछ स्टेट्स ने उसको फॉलो किया, वहां फायदा भी हुआ। बट अदर स्टेट जो है, सब सारे स्टेट्स को सेम लेवल का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सेम लेवल पे कमिटमेंट नहीं किया। ये ध्यान रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर? तो जितने भी, देखो मेरी बात समझना, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्लास कहानी, जितना आपके काम का है सिर्फ उतना बताऊंगा। यूएस में एक लॉ था, पब्लिक लॉ 480, PL 480। तो अमेरिका ने इंडिया वालों को ना सस्ते में जो है वो अनाज देना चालू कर दिया था। कुछ शर्तें थी, और शर्त ये भी थी कि जो पैसा अमेरिका को मिलेगा अनाज दे के भारत को, वो पैसा वापस अमेरिका इंडिया में क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, इंजेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली हम लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा था। लेकिन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का वॉर के टाइम पे इंडिया भी बीच में आया। उस टाइम पे क्लास, उस टाइम पे और इससे पहले जो सिचुएशन चल रही थी, उस टाइम पे इन लोगों ने क्या कर दिया? धमकी देना चालू कर दिया। और इवन उससे पहले भी जो वॉर चल रहा था, उससे पहले धमकी देना चालू कर दिया। मतलब करीब 1960 के अराउंड इन्होंने धमकी देना चालू कर दिया कि भाई हम आपको जो है अनाज नहीं देंगे। फिर हम लोग तो डर गए कि भैया हम तो सारा अनाज इनसे ले रहे हैं। सोचो, हमारे अंग्रेजों ने इतनी बुरी हालत कर दी थी, हमारा एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हो गया था 1950 के बाद। स्टैग्नेंट, स्लो ग्रोथ, नो ग्रोथ, 10-15 साल ऐसे ही चला, कोई ग्रोथ नहीं, जनता तो बढ़ रही थी। तो भाई हम तो इन पे डिपेंड है, फिर हम क्या करें? तो उस सिचुएशन के अंदर क्लास इन्होंने हमें ऑफर किया, अमेरिका ने, कि आप अपनी कंट्री में जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इन चीजों से खेतीबाड़ी करो तो आपकी पैदावार बढ़ेगी। और ये चीजें क्लास यही हमें बेच रहे थे। मतलब कुछ ऐसा बोलूं, मैं आपको ये बोलूं कि आप मेरे कोर्स से पढ़ के ही पास हो सकते हो बस, और तुम पढ़ के पास हो। तुम्हें इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे कोर्स खरीदो। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि भैया अपना
आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें लगाओ खेती बाड़ी करने में। ये कहाँ से खरीदेंगे? अमेरिका से। इनडायरेक्टली क्लास इन्होंने हमें अपना माल बेचना चालू कर, तो हमने भी कसम खा ली, अपनी कंट्री में आए, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, हरित क्रांति क्लास लेके आए, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम लोगों ने इतना ग्रो किया, इतना ग्रो किया, फिर हम लोग इनसे कह रहे हैं भैया हमें तुम्हारा ये अनाज अब नहीं चाहिए क्योंकि हम ग्रो कर गए। समझ रहे हो बात को? दिस इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, हरित क्रांति के अंदर क्या क्या चीजें आ गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, इसे टेक्निकल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, पक्का बचपन में आपने पढ़ा होगा, ऐसे बीज जिससे क्लास पैदावार बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है, कीड़े मकोड़ों से कम खाते हैं, फसल जो है वो ग्रो करता है, फल ज्यादा आते हैं, सब्जियां ज्यादा लगती हैं, अनाज ज्यादा उगता है अच्छे से। इन सीड्स का यूज किया गया। शुरू में क्लास कुछ स्टेट्स में इनको लाया गया, फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में लागू किया गया। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट, साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक रिसर्च करके, साइंटिफिक तरीके से ड्राई फार्मिंग करके हम लोगों ने आउटपुट को बढ़ाना चालू किया, और मशीनरीज को इंट्रोड्यूस किया, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो ग्रीन रिवोल्यूशन, देर द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड फाइव प्लान ड्यूरिंग द 1960s. The traditional agriculture practices followed in India were replaced by the modern technology and agriculture practices. The aim to reach the agriculture produced through modern input and technology. राइस और व्हीट मेन था अनाज, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार हरित क्रांति लेके आई। तो सबसे पहला मैंने बता ही दिया, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैव रिप्लेस्ड द कन्वेंशनल सीड्स ड्यू टू HYV रिलेटिंग टू व्हीट। सबसे पहले जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आया वो राइस, क्लास राइस है, राइस, जवार, मेज, कॉटन। प्रोडक्टिविटी राइस इन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। एक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ, और खरीफ सीजन में 1965 से 1966 में इंडिया ने पहली बार HYV सीड्स को अडॉप्ट किया। मिड ऑफ 1960, 1965 1966। MS स्वामीनाथन को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, डेटा याद रखना, MS स्वामीनाथन। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर है इसका इस्तेमाल करना चालू किया। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल चालू किया करना। ये कीड़े ऐसे कीड़े देखे होंगे अपने पत्तों में लगे रहते हैं, पत्तों को खा जाते हैं, और पत्तों में ही तो खाना बनता है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस, है ना, तो उसको खाते हैं और पेड़ मर जाता है, पौधा मर जाता है। साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक साइंस का यूज करके खेती बाड़ी करना, प्रोडक्शन करना। क्वालिटी ऑफ सीड्स क्या होगी, टेम्परेचर क्या होगा जहाँ पे एक पौधा उगेगा, छोटे से पौधे को यहाँ उगाते हैं, फिर उसको जमीन में डालते हैं ताकि उसकी पैदावार जो है वो अच्छी हो। यूज तो हो गया क्लास यहाँ पे। अगला मैकेनाइज मींस ऑफ कल्टीवेशन, ट्रैक्टर का, ट्यूबवेल का। पानी नहीं मिलता था बारिश की ना होने की वजह से, तो जो है ट्यूबवेल लगाते थे, छोटे छोटे क्लास, हल्के हल्के से। आप देखोगे यहाँ पे ना, पता नहीं क्या कहते हैं, आई नो आपको पता होगा, बांध टाइप का होता है, या फिर गॉड नोस, जो पानी जाता रहता है यहाँ पे, नदी नहीं, एक छोटा सा कुछ बना देते हैं, पानी जाता रहता है, और उस पानी की खेतों में सप्लाई करते हैं ना, डायरेक्टली यहाँ से लेके। तो क्या कहते हैं मुझे बताना। एक नाला टाइप का बना देते हैं जहाँ से नदियों से पानी इसके अंदर आता है, फिर यहाँ से खेतों में जाता है, मुझे नाम नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो बताना, अच्छा लगेगा। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमारा क्लास सक्सेसफुल था, और 2 फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन देखा गया। फर्स्ट फेज मिड 70 यूज ऑफ HYV सीड्स वो रेस्ट्रिक्टेड टू मोर एफ्लुएंट स्टेट लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लेकिन फर्दर वो HYV सीड्स जो है वो बाकी अदर स्टेट्स में भी दिया गया। इन सेकेंड फेज जो बेसिकली वीट ग्रो कर रहे थे, इन सेकेंड फेज मिड 1970 टू मिड 1980 द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप। तो पहले तो ये वीट के अंदर आ गया, फिर राइस के अंदर आ गया, बाजरा, मेज, कॉटन, इन सब के अंदर आया गया, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे और भी जो पैदावार है सब्जियों की, उनमें HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और भी पैदावार के लिए, और हर स्टेट में दिया गया। तो 2 अलग अलग फेज में क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला। इंपोर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फायदा क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का? हरित क्रांति का फायदा होगा मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब यह है कि आज हम अनाज अपने लिए तो रखते ही हैं, साथ में इतना एक्स्ट्रा आता है कि हम मार्केट में उसको बेचते भी हैं। दिस इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। अगला है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। सरकार किसानों से कह रही है कि तुम अनाज उगाओ, जितना उगा सकते हो, हम आपसे अच्छे दामों में खरीदेंगे उसको, हाँ, और खरीद के उसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है और अपने पास स्टॉक करके रखते हैं बफर में। कभी कहीं स्टेट में पैदावार अच्छी नहीं हुई, राशन बांटना है, सुनामी आ गई, या फिर क्लास इमरजेंसी में किसी कंट्री को हेल्प करना है, तो वो बफर के तौर पे स्टॉक मेंटेन रहता है। यानी आज हम लोग अनाज उगा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, सरकार बफर भी रख रहा है। अगला बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, पैदावार बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो चीजें सस्ती होंगी, सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस कम होता है, और प्राइस कम होगा तो जो गरीब लोग हैं उनको फायदा होगा, सस्ते में अनाज मिलेगा उनको, और जब पैदावार है वो बढ़ रही है तो राइज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
अब समझना रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 1950 से 1990 तक सिर्फ एग्रीकल्चर का ग्रोथ करने की बात नहीं हुई, इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करने का सरकार ने सोचा। सरकार इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप करेगी? 1950 से लेकर 1990 तक गवर्नमेंट सारी चीजें अपने हाथ में रख रही थी। क्यों रख रही थी? क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल इन प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था। टाटा बिरला को छोड़ के बहुत ज्यादा बड़े बड़े दंपत्ति, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, जिसकी वजह से क्लास पैसा सरकार के पास था, तो सरकार सारी चीजों को अपने हाथ में रखती थी। सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग था, सरकार के पास मशीनरी थी, सरकार के पास टेक्नोलॉजी थी, सरकार के पास पैसा था, तो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसलिए सरकार सारी चीजें अपने हाथ रखती थी। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी, ज्यादातर लोग सरकारी कंपनी में ही काम करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके फादर जनरेशन जो है, फादर मदर जनरेशन, वो सरकारी नौकरी में 10 में से अगर 2 होंगे, तो आपकी ग्रैंड जो मदर हैं, उनकी जनरेशन जो होगी उसमें 10 में से 6 लोग जो है वो सरकारी नौकरी में होंगे। क्यों क्लास? क्योंकि उस टाइम पे सरकारी ही कंपनियां थी और वही नौकरी दे रही थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे क्लास कोई सरकारी कंपनी के अंदर हो। ठीक है, तो सरकार रोजगार दे रही थी। अगला है जनरेशन ऑफ इनकम और ऑब्जेक्टिव। सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, और सरकार ही इनकम जनरेट करती थी, यानी जो भी देश की इनकम आ रही है, पर कैपिटा इनकम, वो गवर्नमेंट ही जनरेट करती थी, सरकारी कंपनियां थी, सारा कुछ सरकारी कर रही थी। इसीलिए जो सरकार जो है उसका जो रोल है पब्लिक सेक्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का रोल। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में क्लास सेकेंड फेज आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए फर्स्ट फेज आया था 1948 में, है ना, फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और फिर सेकंड फेज जो आया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, वो आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये बेसिकली सरकार ये क्या करती है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इन्होंने 3 अलग अलग बेसिस पे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर दिया 1956 में। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए क्या है? Under this schedule, there are 17 industries which are exclusively owned by the state, like arms, ammunition, atomic energy, iron, steel, heavy machinery, mineral oil, coal, aircraft, oil, railway और shipping। सरकार ने बोला 17 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हम ही काम करेंगे उसका, इस धंधे के अंदर हम ही घुस सकते हैं भैया, तुम नहीं घुस सकते। ऐसा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में बोला गया शेड्यूल ए के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में। शेड्यूल बी के अंदर सरकार ने 12 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मालिक तो हम रहेंगे पूरे के पूरे, बट तुम भी उसमें हेल्प कर सकते हो, तुम भी कुछ परसेंट की हिस्सेदारी रख सकते हो, बट हाँ मालिक हम रहेंगे। हम तुमसे हेल्प ले सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं, सेवाएं ले सकते हैं। इन विच स्टेट वुड जनरली सेट अप न्यू एंटरप्राइज, बट इन विच प्राइवेट एंटरप्राइज वुड बी एक्सपेक्टेड ओनली टू सप्लीमेंट द एफर्ट। हम आपसे कुछ सर्विस ले सकते हैं, फर्टिलाइजर, एल्युमिनियम, मशीन, टूल, अदर माइनिंग एक्टिविटी एक्सेट्रा। इसमें सरकार ने 12 इंडस्ट्री, जो ये 17 और 12 छोड़कर बाकी जितनी भी इंडस्ट्री बची वो शेड्यूल सी में आ गया। अंडर दिस शेड्यूल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। बाकी जो इंडस्ट्रीज बची है ना, वो आप काम कर सकते हो, मतलब प्राइवेट वालों के हाथ बांध दिए, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। क्यों? तुम अगर ये काम करोगे तुम मुनाफे के लिए काम करोगे, और देश जस्ट आजाद हुआ है अभी, देश को 100-200 साल तो कम से कम लगेगा उभरने में, या 100-150 साल तो पक्का, 100 साल तो लगेंगे ना उभरने में। तो आप अभी तुरंत मुनाफा कमाने लगोगे तो फिर अंग्रेजों में और हम में फर्क क्या रहेगा? इसलिए सरकार ने अच्छे सोच से, सोशल वेलफेयर की सोच से सरकार ने प्राइवेट को बहुत कम कंपनियां दी। हाँ, हालांकि बाद में जाके सरकार को रियलाइज हुआ कि हमने गलत किया, फिर 1991 में उसको चेंज किया गया, बट 1990 तक सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ रखी थी। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सरकार ने कहा बड़े बड़े उद्योग तो हम खोल नहीं सकते, लेकिन हम अलग अलग जगह पे छोटे छोटे उद्योग खोलेंगे, छोटी छोटी कंपनियों में लाखों लोग काम करेंगे, तो काफी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और इनका पैदावार भी बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, जिसको बोलते हैं कार्वे कमेटी, उसने मान्यता दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। और 1950 में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसकी लिमिट जो थी वो 5 लाख थी, यानी अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो, 5 लाख रुपए का प्लांट मशीनरी लगा के डालते हो, तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो 1950 में। और 1955 तक उन्होंने मान्यता दी थी, तो पहले से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बट मान्यता कब मिली? 1955 में। किसने दी? कार्वे कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया। अच्छा, लेकिन समय के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। बाद में क्लास आज की डेट पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो है एसएसआई जिसके 10 करोड़ से क्लास कम की इन्वेस्टमेंट है, और जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेबर से काम किया जाता है, ये लेबर इंटेंसिव होता है, आमतौर पे लेबर काम करती है। और आज की डेट पे क्लास ये जो डेट है वो 10 करोड़ है अमाउंट, 2016 में ये 1 करोड़ था। बट हाँ, आपको
पूछेगा 1950 में लिमिट कितनी थी तो 5 लाख। अगर तुम्हारे पास 5 लाख की मशीनरी उस टाइम पे थी तो तुम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सरकार बहुत फायदे देती थी, सब्सिडाइज बेस पे जगह जगह देना, लो टैक्स, इवन जो बिजली का है रेट, इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो भी बहुत कम। सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत फायदा दिया। अगर मैं रोल की बात करूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या रोल था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफी मात्रा में रोजगार दे रही थी। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, नियरली 45 to 50% एक्सपोर्ट जो होता था ना, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द्वारा होता था। अगर देश में 100 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें से 50 करोड़ के अराउंड का जो एक्सपोर्ट होता था, वो उसका आउटपुट कहाँ से आया था? छोटी छोटी कंपनियों से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे। अगला वेलफेयर टू पब्लिक। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लोग जाते हैं, इजीली काम मिलता है, अलग अलग जगह पे, दूर दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता। एक बड़ी कंपनी से अच्छा है छोटी छोटी कंपनी अलग अलग जगह पे फैली हो, तो वहाँ पे काम मिलेगा आपको, वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने घर अपने गाँव में रह के वो काम कर सकते हैं, शहर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा उनको। तो ये इससे जनता का वेलफेयर हो रहा था। और सरकार ने इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उनके लिए रिजर्व कर दिया, टैक्स रेट कम कर दिए कि यार ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए है, बड़ी कंपनियां काम नहीं करेंगी। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, आप कोई चीज़ बना रहे हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई चीज़ बना रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां कोई चीज़ बना रही है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बना के बेचेंगे, तुमको तो खाई जाएंगे, तुमको तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाई जाएगी, तुम्हारा धंधा बंद करा देगी। तो सरकार ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कुछ प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया था, यार ये आप ही बना सकते हो बस, और कोई नहीं। इनके बारे में 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछा सकता है क्लास। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनको क्लास आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बोलते हैं। डेटा रखना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इनको बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इन्होंने जर्नल संख्या की शुरुआत की थी, इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की ISI की शुरू की थी। और जो सेकंड फाइवर प्लान था हमारा, उसमें क्लास इन्हीं का जो मॉडल है ना वो कंसिडर किया गया था 1956 से लेकर 1957 और 1966। ये जो पंचवर्षीय है 1956 से लेकर 1961, इस पंचवर्षीय योजना सेकंड फाइव प्लान में इनका जो मॉडल है वो सिलेक्ट किया। बहुत मतलब गुणवान व्यक्ति थे, इकोनॉमिक्स कह लो क्लास, या फिर इनको समझ लो कि ये आर्किटेक्ट थे, इन्होंने ही क्लास पूरी इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके बारे में ये पॉइंट है तो टिक मार्क में आएगा, तो आप ध्यान रखना। फॉरेन ट्रेड, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। क्लास 1990 तक सरकार पता है लिटरली क्या कहती थी कि बाहर से जो आ रहा है उसको रोको, उसको बोलो अपने देश में जाके बिजनेस करो और इतना हैवी टैक्स लगाओ कि देश के लोग देश का सामान खरीदें। मान लो मैं देश का आदमी हूं, हम सब देश के लोग हैं, हम सामान बना रहे हैं और हमारे देश की जनता हमारा सामान नहीं खरीद के बाहर का सामान खरीद रही है, तो गलत बात है ना भाई। पतंजलि क्यों कहता है हमारा सामान खरीदो? बाबा रामदेव इसी का प्रचार करते हैं कि विदेशी कंपनियों को भगाओ, मतलब आप उनका सामान खरीदो। ऑल्दो उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है इसमें, लेकिन अगर आप देश के लोगों से सामान खरीदोगे तो वो पैसा देश के अंदर रहेगा। बाहर अब दिवाली पे लोग बोलते हैं कि भाई दिवाली दिए खरीदो गरीब लोगों से, देश के लोगों से खरीदो, ताकि यार हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहे और हम आपको इनकम दें, आप हमें इनकम दो, रेदर देन कि हम बाहर वालों को इनकम दें। हम चाइना का सामान खरीदेंगे, वो चाइना लेके चला जाएगा, फिर चाइना उसी आर्मी को पैसे देगा जो हमारे ऊपर अटैक करेगी। इस बेटर की भैया आप देश का चीज देश में रखो। ये सोच बहुत अच्छी थी 1990 तक। सरकार डोमेस्टिक फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लास ट्रेड पॉलिसी लेके आई, इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमारी गवर्नमेंट कहती है हम बाहर से क्यों इंपोर्ट करते हैं चीजों को, क्यों नहीं हम अपने घर में बनाते। दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, चीजों को घर के अंदर बनाएंगे। बाहर अगर कोई जैसे पीपीई किट वगैरह मोदी जी ने बोला हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे कोविड के टाइम पे, अपने देश के अंदर बनाएंगे। वोकल फॉर लोकल आपने बोला था कि लोकल लोगों को सपोर्ट करो, ये लोकल मतलब देश के लोगों को सपोर्ट करो। दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बाहर से कोई चीज इंपोर्ट ना करके उस चीज को देश के अंदर बनाएंगे, और बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगा भी होगा, देश के अंदर बनाएंगे सस्ता भी होगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा पैसा हमारे देश के अंदर ही रहेगा। टैरिफ और कोटा लगाया सरकार ने। टैरिफ का मतलब टैक्सेस। अगर आप कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करोगे ना तो हैवी टैक्स लगाएंगे। बॉटल नेक कर दिया, मतलब बाहर से चीजों को जो है ना, बॉटल नेक मतलब बहुत कम कर दिया कि बाहर से इंपोर्ट कम हो। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए उसके ऊपर कि बाहर से अगर आप कोई चीज मंगा रहे हो तो उस पर हैवी टैक्स लगेगा, ताकि वो सामान महंगा मिले और फिर बाहर का ना खरीद के आप देश का खरीदो। ठीक है, अगला है कोटा। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया बाहरी कंपनियों पे कि आप इससे ज्यादा क्वांटिटी में बाहर से सामान नहीं मंगा सकते, तो ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। दिस इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। ओके, जितने भी डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट डेट, इवेंट में हर चैप्टर के एंड में कराता हूं, तो वीडियो को एंड तक देखा करो और इन डेटा को जरूर अच्छे से रख लेना। मैं आपको एक सेपरेट पीडीएफ भी दे दूंगा जिसमें ये सारा का सारा डेटा आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। आप प्रिंट निकाल के अपना याद करते रहना। सीयूईटी में और 12th में इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसकी मेरी गारंटी है। हिज मॉडल अडॉप्टेड। सेकंड फाइव प्लान में किसका मॉडल अडॉप्ट किया था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस का। इन्होंने जनरल संख्या की शुरुआत की, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत की और आर्किटेक्ट थे इंडियन प्लानिंग के।
फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 और सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन 1950। चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट फाइबर प्लान कब लॉन्च हुआ? 51 टू 56। और इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कब का है? 1951 का। ध्यान रखना 1951 जब पहला फाइबर प्लान आया। कार्वे कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट किसने किया था क्लास? प्लानिंग कमीशन ने, ठीक है। और कार्वे कमेटी, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड क्लास और रिकॉग्नाइज्ड बाय एसएसआई, और ये कब कॉन्स्टिट्यूट? 1955, ठीक है। कार्वे कमेटी 1955 में रिकॉग्नाइज किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, लिमिट तब थी 5 लाख 1950 में। बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया मेजॉरिटी डेवलप ऑन, अच्छा हम लोग किस पे डिपेंड थे भैया? हम लोग जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे पहले हम लोग अनाज के लिए यूएसए पे डिपेंड थे। पब्लिक लॉ कौन सा था? 480, ठीक है, पीएल 480। इतना डीपली नहीं जाएगा, बस यूएस ध्यान रखना। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जिसमें अलग अलग क्लास शेड्यूल थे, वो कब आया? 1956 में, 30 अप्रैल 1956। शेड्यूल ए में 17, बी में 12 और सी में रेस्ट। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है अडॉप्ट हुआ HYB, वो कब हुआ? मिड 1960 से मिड 1970। और सेकंड फेज था मिड 1970 से मिड 1980। प्लान हॉलिडे ड्यू टू मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड फाइवर प्लान 1966 से 1969। एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया कंपटीशन एक्ट ने। कंपटीशन एक्ट कब का है? 2002 का। एमआरटीपी एक्ट क्या है? 1969 का। मोनोपोलीज, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया, एलपीजी। नरेंद्र क्लास मोदी जी ने एलपीजी को अडॉप्ट किया 24 जुलाई 1991। ध्यान रखना ये आगे का है 1991 का, बट आप ध्यान रखना एलपीजी। लास्ट फाइवर प्लान जो था 12वां फाइवर प्लान, वो 2012 से 2017 तक चला। प्लानिंग कमीशन ने रिप्लेस किया नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर है ध्यान रखना, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने रिप्लेस किया किसको? प्लानिंग कमीशन को। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? MS स्वामीनाथन। इंडिया हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को फर्स्ट टाइम खरीफ सीजन में अडॉप्ट करता है 1966। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की 1951 में कितनी थी? 5 लाख की लिमिट थी। करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है क्लास? 2016 में 1 करोड़ की थी, करंट इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की, यानी आपका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम और एसेट में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम की होनी चाहिए। इंडिया अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी कब अटेन करता है? 1970। सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो 1970 से 1980 है। आप ध्यान रखना इंडिया ने जो सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन में अटेंड किया वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद किया 1970 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आए वो कब आए? 1950 में। तो ये सीयूईटी का सवाल पूछा गया था, इसलिए क्लास मैंने आपको बता दिया, सीयूईटी में आया हुआ सवाल है। दैट्स इट, हमारा सारा का सारा कीवर्ड्स खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर का पूरा रिवीजन हो गया। यकीन मानो मैंने जो रिवीजन कराया ना, इन डेप्थ रिवीजन, डीपली सारी चीजें, अगर आप एक बार इसको अच्छे से देख लोगे, इसी नोट्स को प्रैक्टिस कर लोगे, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दे रखा है क्लास, आपको आराम से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ना 12th में ना सीयूईटी में। तो जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद सीयूईटी की प्रिपरेशन करोगे तब भी आप ये वीडियोस काम में लेके आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के आना, अगली क्लास में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और ऐसे अपना पूरा सिलेबस 3 फरवरी तक मेरा वादा है खत्म करेंगे। तो प्लीज आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना और अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के आना। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करना और अपने एक दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना। क्लास पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरी, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।